ये रहा मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो कोर मटेरियल है, ये कोर मटेरियल है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये बनाया था ना इस तरह का कोर, तो इसको हम लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर बनाएं तो ये हमारा रेक्टेंगुलर टाइप का कोर है, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर कोर। और इसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग को क्या करेंगे, रैपअप करेंगे। वाइंडिंग को अगर मैं रैपअप कर दूं थोड़ी देर के लिए, है ना, ये वाइंडिंग को मैं रैपअप कर देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वाइंडिंग को रैपअप कर दी, ये वाइंडिंग रैपअप कर दी। एक इधर भी ये प्राइमरी वाइंडिंग, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। और आगे चल के हम इसको HV/LV से रिप्रेजेंट करेंगे, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होता है, जिस साइड से सप्लाई हुआ वो प्राइमरी हो जाता है, ठीक है। तो सप्लाई के हिसाब से चीजें बदल जाती है, बट HV और LV तो फिक्स रहेगा, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या रहेगा, मैग्नेटिक सर्किट की बात करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बता देता हूं, जिससे यहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालॉगस है मैग्नेटिक सर्किट के, ताकि इलेक्ट्रिकल सर्किट से मैग्नेटिक सर्किट आप समझेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। और एक भी फॉर्मूला रटना नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक सर्किट में, क्या करते हैं, फॉर्मूले रटने लग जाते हैं और क्वेश्चन लगा लेते हैं। फॉर्मूले नहीं रटना है, आप देखते जाइए, एक एक सीक्वेंस वाइज में सारे फॉर्मूले डिराइव कर दूंगा, ठीक है। बहुत छोटे 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 छोटे, विथिन 30 सेकंड, 1 मिनट में सारे फॉर्मूले आपके हाथ पे होंगे, ठीक है। चलो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरे नेटवर्क थ्योरी में हमने यही तो किया है ना। तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, EMF। व्हाट इज EMF, ये क्या करेगा, ये आपके करंट को ड्राइव करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रो वोल्टेज या फिर EMF क्या हो सकता है, एक तरह का प्रेशर है जिससे हमारा क्या होता है, करंट जनरेट होता है। और ये रेजिस्टेंस है, ये क्या करेगा, इस करंट के फ्लो को अपोज करेगा, इस करंट के फ्लो को अपोज करेगा, दैट इज रेजिस्टेंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि असल में EMF, करंट और रेजिस्टेंस, इसमें जो हमारे ओम्स भैया थे उन्होंने क्या रिलेशन दिया कि करंट इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और यहां पर ये देखा हमने, क्या देखा हमने कि EMF क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, और रेजिस्टेंस इस करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। सिमिलरली हम यहां देखें, अगर मैग्नेटिक सर्किट बना दें, है ना, ये तो समझ में आ गया आपको, मैग्नेटिक सर्किट बना दें, ये हमारा कोर मटेरियल है, और इसके ऊपर वाइंडिंग क्रैपअप कर दी, और यहां पे हम लोगों ने साइनोसॉइडल सप्लाई V1 लगा दिया, दैट इज साइनोसॉइडल, वहां से करंट I1 प्रोड्यूस हुआ, और ये था हमारा नंबर ऑफ टर्न्स N1। तो यहाँ पे I1 इंटू N1, इसको बोलते हैं MMF, क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। I1 N1 और I1 का मल्टीप्लीकेशन, N1 I1 दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, MMF हो गया। और MMF की वजह से और करंट के डायरेक्शन की वजह से आप ध्यान से देखिएगा, ये करंट का डायरेक्शन है, फिर ये उधर से आके फिर इस तरीके से। और आप देखिए, मैं ना आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर मैं ये बोलूंगा, ध्यान से देखना है ना, थोड़ा कलर व्हाइट ले लेते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और उसके ऊपर मैं अगर इस तरीके से रैपअप कर देता हूं वाइंडिंग, है ना, ये रैपअप कर दी मैंने वाइंडिंग, ये बेसिक फॉर्मूला है आपका, ठीक है। और अगर मैं यहां से इस तरीके से करंट प्रोड्यूस कर दूं, ठीक है, तो यहां पर देखना, इन चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखना, और इसको क्या कर देना, कर्ल कर देना। तो ये जो थंब दिखाएगा, ये हमें फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, ये जो थंब दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, दैट इज फ्लक्स का डायरेक्शन। फ्लक्स का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी एक हमारा स्टील हो या फिर कोई भी आयरन मटेरियल हो, उसके ऊपर हमने अगर वाइंडिंग रैपअप कर दी और हमने चारों फिंगर को इस तरीके से रखा करंट के डायरेक्शन में और उसको मोड़ दिया, तो ये जो अंगूठा दिखाएगा, जो थंब दिखाएगा, वो हमें फ्लक्स ओरिजिनेट होते हुए दिखाएगा, वहां से फ्लक्स निकलेगा। इसका मतलब है फ्लक्स, अगर हम लोग मैग्नेट की बात करें, एक सिंपल मैग्नेट की बात करें, तो ये बात तो आपको पता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होती है, निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे आके वापस टर्मिनेट हो जाती है, साउथ पे आके हमारी क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो मैग्नेट के बाहर तो क्या रहता है, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, साउथ टू नॉर्थ रहता है ना। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या, असल में नॉर्थ से निकल के आ रहा है फ्लक्स, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज फ्लक्स, हम ये बोल सकते हैं अभी के लिए, है ना। थोड़े थोड़े बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। चलो
तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर हम अगर यहां पे इस तरीके से कर्ल करें तो ये हमारा डायरेक्शन क्या रहेगा, हमारे फ्लक्स सेटअप का डायरेक्शन रहेगा, दैट इज फ्लक्स सेटअप। ठीक है, दैट इज फ्लक्स सेटअप, और यही फ्लक्स अभी हमारा इधर की साइड में लिंक करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पूरा मैं रफ कर दूं या साइड में लगा दूं आपके लिए? रफ कर, चलो ठीक है, रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे ये चीज हुई कि आपने साइनोसॉइडल सप्लाई दिया, साइनोसॉइडल सप्लाई के बाद करंट साइनोसॉइडल प्रोड्यूस हुआ नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज एमएमएफ, और एमएमएफ इज द कॉज ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे एक इस फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ E1 क्रिएट होगा, और उस साइड में इंड्यूस ईएमएफ E2 क्रिएट होगा। फिर लोड लगेगा तो क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें मैंने पूरी घटनाएं सारी फुल कोर्स में आपको पढ़ा दी है। ठीक है, चलिए, तो अभी मुद्दा यही है हमारा कि एमएमएफ की वजह से फ्लक्स फ्लो हुआ। अब मुझे एक चीज बताइए, इस फ्लक्स जो फ्लो हो रहा है या फ्लक्स सेटअप हो रहा है ना, इस वर्ड को लेके भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर फ्लक्स फ्लो बोलना गलत है, फ्लक्स सेटअप बोलना सही है। जो हो वो करो, हमें न्यूमेरिकल करना, जो बोलना चाहे वो बोल लो, है ना। तो फ्लक्स सेटअप, फ्लक्स फ्लो एक जैसा ही बात है, बट टेक्निकली फ्लक्स सेटअप इज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, चलो, तो अब हमें देखेंगे कि जो फ्लक्स का जो फ्लो हो रहा है वो क्या हम इसको एनालॉगस ऐसा मान ले, करंट जैसा एनालॉगस मान ले, बिल्कुल मान सकते हो। और इस फ्लक्स को कोई ना कोई तो अपोज कर रहा होगा ना, इतना स्मूथ रास्ता तो नहीं होगा। कोई भी चीज अगर ट्रेवल कर रही है तो हम भी एक रास्ते पे चल रहे हैं, अगर किसी रोड पे चल रहे हैं, चाहे कितनी भी चमचमाती रोड हो, तो वहां पे एक फ्रिक्शन तो होता है ना, उसी फ्रिक्शन की वजह से हम चलते हैं। कोई चीज हमें अपोज नहीं करेगी तो हम चल ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर आप पूरा चिकना बना दोगे, एकदम कांच पे और पानी लगा दो जहां पे फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म कर दो, तो क्या आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो आपको चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फ्लो होने के लिए एक हल्के से फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। तो सिमिलरली इस कोर मटेरियल के ऊपर जब फ्लक्स सेटअप हो रहा है या फ्लक्स का फ्लो हो रहा है, तो यहां पर भी एक अपोजिशन होगा। उसी अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? रिलक्टेंस, जिसको सिंबल कैसे करते हैं? आरसी से, है ना। कोर है तो आरसी, सी फॉर कोर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलक्टेंस। रिलक्टेंस, व्हाट इज रिलक्टेंस? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ फ्लक्स, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ फ्लक्स। जैसे यहां रेजिस्टेंस था ना, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रिलक्टेंस क्या है? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ फ्लक्स। ठीक है, एमएमएफ हो गया, रिलक्टेंस हो गया। तो क्या हम इस तरीके से उस फॉर्मूले को देख के क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फाई इक्वल टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस? रिलक्टेंस बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। एमएमएफ एन इंटू आई डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, दैट इज आरसी। ठीक है, तो ये हमारा फाई इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस का फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत काम आएगा। और फ्लक्स की यूनिट क्या है? दैट इज वेबर। काय में है? यूनिट। अब देखो इन दोनों सर्किट्स के बीच में एनालॉजी क्या क्या है। इन दोनों सर्किट्स के बीच में आप देखोगे तो जिस तरीके से इस साइड में देखें, अगर हम लोग इस साइड में जैसे हमारा एमएमएफ है, और इधर के साइड में इसी का एनालॉगस क्या है? ईएमएफ है। इस साइड में जिस तरीके से फ्लक्स है, इसी का एनालॉगस क्या है? करंट है। ये मैग्नेटिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट। जिस तरीके से यहां पे रिलक्टेंस है, उसी तरीके से यहां पे क्या है? रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? तो दैट इज दी एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये I इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आता है, तो ये फॉर्मूला 2 मिनट में आप जनरेट कर दोगे। ये सारी कहानी आपको समझाने के लिए बोली है, अदरवाइज इस फॉर्मूले से ही आपका काम है। ठीक है, अब जल्दी से 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूले इजाद करते हैं मैग्नेटिक सर्किट में, देखते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सा 3D में बना दिया है ना, 3D में बना दिया है। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको हम फ्लक्स बोल रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। 3D में बना है, और इसका बीच में से डॉटेड लाइन है। इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? मीन कोर लेंथ बोल देते हैं। मीन कोर लेंथ, है ना, मीन कोर लेंथ, दैट इज LC से डिनोट कर देते हैं उसको। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो 3D में आपको नजर आ रहा है, 3D में आपको नजर आ रहा है, दैट इज एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एक तरह का आप देख लो, इस तरीके से है। और हम लोग जैसे कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, और
इस तरीके से कट करके देखेंगे तो ये हमें रेक्टेंगुलर शेप नजर आएगा, उसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, समझ गए। जैसे इस पेन को, ये पेन इस जगह पे खड़ा कर दो, इसको कट कर दो, तो ये जो गोलाई दिख रही है ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अभी तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। ठीक है, बाकी मैग्नेटिक कोर है तो परमेबिलिटी रहेगी। परमेबिलिटी का मतलब बता दिया मैंने, इट इज एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, चलिए ये वाइंडिंग बना दी। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, देखिएगा सबसे पहला फॉर्मूला phi इक्वल टू MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने बनाया, पहला फॉर्मूला। सेकंड है, इसको इस पूरे को हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें एक लॉ लगता है, एम्पेयर सर्कुटल लॉ। एम्पेयर सर्कुटल लॉ वो बोलते हैं क्लोज लूप में H डॉट DL इक्वल टू कितना होगा, I इनक्लोज्ड, I इनक्लोज्ड। ठीक है, एम्पेयर सर्कुटल लॉ। अब इसके हिसाब से अगर देखें तो ये जो H है, इस H की यूनिट क्या होगी, इस H की यूनिट होती है, H मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करूं इस यूनिट को, तो यहां पे H इक्वल टू कितना आ जाएगा, H इक्वल टू एम्पेयर टर्न, एम्पेयर का मतलब करंट, टर्न्स का मतलब N, टर्न्स का मतलब N, एम्पेयर्स का मतलब करंट, और मीटर का मतलब लेंथ, दैट इज कोर लेंथ। तो ये क्या हो गया, NI डिवाइडेड बाय LC, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हमारी क्या होती है ना, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर हम लोगों ने यूनिट लिख दी। ठीक है, तो NI डिवाइडेड बाय LC, समझ गए आप। तो ये हमारा क्या रहा, फॉर्मूला बन गया H इक्वल टू NI डिवाइडेड बाय LC। और अगर मैं थर्ड नंबर का फॉर्मूला इजाद करूं तो यहां पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, B इक्वल टू, अगर मुझे कोर का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये इंटेंसिटी, ये क्या है डेंसिटी, म्यू इंटू HC, म्यू इंटू HC। और म्यू क्या है यहाँ पे, अगर मैं म्यू देखूंगा तो म्यू इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट और म्यू आर। ये सारे के सारे मैं नेटवर्क में पढ़ाया हूं। म्यू नॉट क्या है, हमारा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है ना। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर, और दैट इज अवर रिलेटिव। ये आपकी, अगर मैं कोर की बात करूं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, तो ये वेरी करेगा 1600 से लगाकर 2500 के बीच में। ठीक है, 1600 से लगाकर 2500 के बीच में। और अगर एयर हुई तो 1 हो जाएगा एयर के लिए। एयर के लिए कितना हो जाएगा रिलेटिव, क्योंकि कुछ भी नहीं, कोई मटेरियल नहीं है, तो उसका रिलेटिव परमेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होता है ना। आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कहां से लाए, तो ये तो हमने 11-12 से सीखा हुआ है ना, इसको डेरिवेशन मत करवाना मुझसे, ये सारा, और ज्यादा बेसिक से पढ़ना है ये सारी चीजें भी, तो आपको EMFT में सब कुछ देखने को मिलेगा, जो कि हमारा जो 12th का फिजिक्स है वो EMFT के इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब फोर्थ नंबर का अगर हम फॉर्मूला देखें, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला अगर देखें तो B आ चुका है। आपने एक फॉर्मूला और देखा होगा, फाई इक्वल टू BA cos थीटा होता है वैसे तो इसको मैं BA, तो ये क्या है हमारा कोर का एरिया, और ये भी हमारा BC है। तो यहां पर अगर मैं रख दूं फाई इक्वल टू B, तो B की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू HC इंटू AC, और यहां पर ये रख देते हैं अगर म्यू, HC कितना है, HC ये सारे का सारा HC है ना, कोर का है तो HC, NI डिवाइडेड बाय LC इंटू AC। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया। और इसको और अच्छे से लिखना हो तो म्यू नॉट, म्यू को खोल देते हैं, म्यू आर NI AC डिवाइडेड बाय LC, ये हमारा बन गया फ्लक्स का फॉर्मूला। अब देखो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है और ये भी क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला। इन दोनों को आमने सामने रख दे क्या अगर, तो फिफ्थ फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, देखिएगा इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं तो यहां पे NI डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, और यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर NI AC डिवाइडेड बाय LC। ठीक है, तो यहां से कुछ टर्म कैंसिल हो गए, NI कैंसिल हो गया। और यहां से अगर मैं फिर रिलक्टेंस का फॉर्मूला देखूं तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, रिलक्टेंस का फॉर्मूला उल्टा कर दे 1/LC, तो इसको भी पूरा उल्टा कर दे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, LC ऊपर चले जाएगा तो 1 म्यू नॉट म्यू आर इंटू AC डिवाइडेड, नॉट AC, LC डिवाइडेड बाय AC। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका रिलक्टेंस का फॉर्मूला। क्या बन गया, रिलक्टेंस का फॉर्मूला। समझ में आया आपको, बहुत अच्छे समझ में आया होगा।
ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूले पे सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड के न्यूमेरिकल, सॉरी मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर के सारे न्यूमेरिकल हो जाने हैं। तो रिलक्टेंस इक्वल टू 1/μ0μr LC डिवाइडेड बाय AC। अब आपका क्वेश्चन होगा सर हमें ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा क्या कि सारी चीजें, तो देखो रटने की जरूरत तो नहीं है, वैसे तो एक ही सीक्वेंस में है, बट इसको और भी थोड़ा सा अच्छे से याद रखना हो आपको, इसको और भी अच्छे से याद रखना हो तो आपने ये चीज देखी होगी ना, देखना ये चीज देखी होगी R इक्वल टू रो L बाई ए, ये देखा है कि नहीं ये फॉर्मूला रो L बाई ए, ये फॉर्मूला हम देखते हैं किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऐसे ही निकालते। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, अगर मैं रेजिस्टिविटी को अगर कंडक्टिविटी में लिखूं तो L डिवाइडेड बाई ए कर दूं, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं, ये याद रखने के लिए बता रहा हूं। रो L बाई ए तो याद रहता है ना, रो को 1/σ कर दो, ये तो याद रहता है। अब देखो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को देखो तो कितनी समानता है, L बाई ए एग्जैक्टली सेम है, 1/σ है, 1/μ0μr है, बस खत्म। अब याद रहेगा, अब कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बहुत दिनों से बहुत सालों से याद है। तो इस फॉर्मूले की मदद से अब ध्यान रखना कि इसमें ये क्या है, मीन कोर लेंथ है, और ये हमारा क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मैं थोड़ा सा इसको इन सब चीजों को छोटा कर देता हूं ताकि आपको बोर्ड पे अच्छे से नजर आए, ठीक है। तो मैं प्रॉपर सेट कर दिया आपके लिए। चलो अब देखिए थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन अगर होता है कि ये जो कोर है ये अभी तक तो पूरा कोर रहा, अब हमने क्या कर दिया, इसमें छोटा सा स्लाइस कट कर दिया, एक छोटा सा स्लाइस कट कर दिया और एयर गैप लेंथ बना दिया, है ना, मतलब ये बोल सकते हैं कि एक एयर की स्पेस बना दी, एक छोटा सा स्लाइस हम लोगों ने इसमें से कट कर दिया और गैपिंग कर दी। तो यहां पर हम इसको बोलेंगे ये हमारा क्या रहेगा, इतना जो पोर्शन है, ये इतना जो गैपिंग है इसको बोलते हैं एयर गैप लेंथ, ठीक है, एयर गैप लेंथ, जिसको हम लोग LAG से डिनोट करते हैं एयर गैप लेंथ को, ठीक है। और एक चीज और ध्यान से देखना यहाँ पे कि इस तरीके से मुंह बन जाएगा, देखना ये दोनों के दोनों कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देंगे, है ना, फर्स्ट और सेकंड 2D में ही बनाया मैंने, 3D में नहीं बनाया ना, इस तरीके से दिखेगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि सारा का सारा फ्लक्स अगर ऐसे फ्लो करता है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या एयर आने की वजह से लीकेज भी तो होगा, है ना, एयर आने की वजह से कुछ पोर्शन फ्लक्स का इस तरीके से भी ट्रेवल करेगा कि नहीं, इस तरीके से भी ट्रेवल करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, दैट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग, फ्रिंजिंग इफेक्ट, फ्रिंजिंग। तो अगर क्वेश्चन में बोल दे कि फ्रिंजिंग को नेग्लेक्ट करना है ना, क्वेश्चन में बोल दे कि फ्रिंजिंग को नेग्लेक्ट करना है, तब तो ये हमारा एक ही क्रॉस सेक्शनल एरिया से जा रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी बनेगा यहाँ पे, ये वही क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो यहाँ पे बन रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। अगर मैं फ्रिंजिंग को नेग्लेक्ट कर दूं तो हुआ क्या कि एक एयर की स्लाइस कट करने से, एक स्लाइस कट, एयर की स्लाइस नहीं है एक्चुअल में, कोर की एक स्लाइस कट करने से जो एयर गैप बनी है, उस एयर गैप में अगर ये फ्रिंजिंग का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो, जो कि प्रैक्टिकल नेग्लिजिबल नहीं होता बट लिखा रहे कहीं पे नेग्लिजिबल है, तब हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया यहाँ पे बन रहा था, जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एरिया यहाँ पे कोर के अंदर बन रहा था, है ना, अभी तो थोड़ा सा अलग बना दिया मैंने, एक्चुअल में वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, एक्चुअल में वो रेक्टेंगुलर, जो एरिया यहाँ बन रहा था वही एरिया यहाँ पर भी आपका बनेगा एयर के अंदर जाने वाला। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर फ्रिंजिंग को नेग्लेक्ट कर दे, नेग्लेक्ट फ्रिंजिंग, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो AC का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वही एयर गैप का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। और फ्रिंजिंग को नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक हम बोल सकते हैं लाइंस जो यहाँ पे जारी है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एयर से भी जारी है, तो डेंसिटी भी हम क्या बोल सकते हैं, बराबर बोल सकते हैं। जो कोर का डेंसिटी है वही हमारा एयर गैप का भी डेंसिटी होगा, ठीक है, राइट, यहां तक समझ में आ गया। एक डिफरेंस और आता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार आपको मीन कोर लेंथ गिवन होता है, मीन कोर लेंथ गिवन होता है LC, है ना, मीन कोर लेंथ गिवन होता है LC, और कई बार मीन कोर लेंथ नहीं लिखा रहेगा, एक डायग्राम बना रहेगा और सिर्फ इस तरीके से लेंथ की मार्किंग होगी, इस तरीके से लेंथ की मार्किंग होगी। तो अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर कब हमें, देखो अब क्या होगा ना कि एयर का भी रिलक्टेंस अलग अलग आएगा। अब यहां पे अगर मैं रिलक्टेंस वगैरह लिखूंगा तो कोर का रिलक्टेंस अगर मैं लिखूंगा तो 1/μ0μr LC डिवाइडेड बाय AC, ये हमारा कोर का। अगर मैं एयर गैप का रिलक्टेंस लिखूंगा, एयर गैप का, तो एयर में क्या रहेगा, μr रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ म्यू रहेगा, LAG डिवाइडेड बाय AAG। बट ये दोनों तो बराबर ही है ना, ये वाली चीजें तो क्या है,
एरिया फ्रिंजिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल है तो ए और ये तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लेंथ में ही अंतर है। तो लेंथ में ये एयर गैप लेंथ हमें रखना पड़ेगा जो कि mm या कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स में होगा, और यहाँ पे मीन कोर लेंथ लिखना है। अब देखो क्या हुआ, क्वेश्चन में अगर मीन कोर लेंथ गिवन हो तो ये जो कट हो रहा है ना, तो उतनी लेंथ को माइनस मत करना, ओवरऑल जो मीन कोर लेंथ है उसी को लिख देना। बट अगर क्वेश्चन में मीन कोर लेंथ नहीं लिखा है और डायग्राम देख के फिजिकल लेंथ अगर बनाई है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कोर का लेंथ रहेगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका टोटल लेंथ माइनस एयर गैप का लेंथ, ठीक है। तो ये बहुत ही कम जगह पे यूज होता है, जनरली यूजी प्रोग्राम में मीन कोर लेंथ को ही चाहे कट हो तो भी वही लेंथ ले लेते हैं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में, इस टोटल लेंथ के कंपैरिजन में एयर गैप का लेंथ बहुत कम होता है, स्लाइटली कम होता है। तो हम अप्रोक्सीमेटली एलसी को अप्रोक्सीमेटली एल टोटल के बराबर ही ले लेते हैं न्यूमेरिकल में। बट स्ट्रिक्टली बहुत ज्यादा कन्वेंशनल अगर पेपर हो और जहां पे हमें मीन कोर लेंथ के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे लेंथ बना के दे दी है ना, सिर्फ लेंथ बना के दे दी, वो सिर्फ उसी में से हमें प्लस माइनस करना है, तब आपको एक टोटल कोर लेंथ, क्योंकि एक्चुअल में देखें अगर हम लोग तो कोर लेंथ है कितना, ये कोर लेंथ तो इतना ही है, ये यहां से जाके इतना ही कोर लेंथ है, ये एयर का लेंथ है, कोर का लेंथ अलग है, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान रख, कंक्लूजन ये है कि मीन कोर लेंथ अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो कोर लेंथ है और टोटल लेंथ है एक ही ले लेंगे अगर क्वेश्चन में मीन कोर लेंथ गिवन है। और अगर गिवन नहीं है और डायग्राम गिवन है और चार इस तरीके से आपको बना के दे रखे हैं, आपको प्लस माइनस खुद से करना है, तब आप वहां पे एक्यूरेट यहाँ पे टोटल जो कोर लेंथ निकालेंगे, टोटल में से हम लोग LAG निकालेंगे, ठीक है। बस ये छोटा सा डिफरेंस है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, अदरवाइज बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, वहां से भी आपको काफी क्लियरिटी आ जाएगी। और कुछ है क्या, देख लेते हैं। ये टॉरॉइडल कोर होता है, टॉरॉइडल कोर के बारे में भी बता दूंगा क्या होगा। जैसे हमारा ये रेक्टेंगुलर कोर हुआ कि नहीं, ऐसा हमारा टॉरॉइडल कोर भी है। एक तरह का ये है, एक पाइप, होलो पाइप लीजिए और उस तरह को मोड़ के एक रिंग बना दीजिए, है ना। तो ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर हो जाएगा, है ना, एक सर्कल है एक तरह का, ये जैसे पाइप होता है कि नहीं, पाइप होता है उस तरीके का, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, सर्कुलर हो गया, ठीक है। और अगर इसका मीन लेंथ अगर देखेंगे तो ये जो मीन लेंथ है दैट इज ये रेडियस है इसका, ठीक है। तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस 2πr है ना, ये हमारा मीन लेंथ हो जाएगा। तो मीन लेंथ हो जाएगा 2πr और एरिया क्या हो जाएगा πr², दैट इज एरिया। तो अब तो आप रिलक्टेंस वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन भी करा देंगे इसके ऊपर। तो यही आपको दिखाने के लिए मैंने एक फिगर बना दिया यहाँ पे, LV HV किस तरीके से होते हैं, सारा चीज हम लोग फ्लक्स कैसे सेटअप होगा, लोड लगता है तो इसको योग बोलते हैं ना, इसको योग बोलते हैं, जिसपे वाइंडिंग होती है उसको लिम्ब बोलते हैं। ये सारे कंस्ट्रक्शनल फीचर्स वगैरह मैंने फुल कोर्स में बताए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, बट ये लेक्चर बहुत बड़ा वैसे ही हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था और मैग्नेटिक सर्क्यूट के जो कि फॉर्मूले सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से मुझे हर एक पार्ट पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिस्कशन कराना पड़ा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब न्यूमेरिकल देखेंगे तब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। बस 5 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है मैग्नेटिक सर्क्यूट के, इसी 5 फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपके क्रैक हो जाने हैं। ये एयर गैप आ जाए तो किस तरीके से ट्रीट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। टॉरॉइडल कोर आ जाए तो किस तरीके से ट्रीट करना है वो भी एक न्यूमेरिकल में हम लोग देख लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 2 या 3 न्यूमेरिकल देखेंगे इस पूरे मैग्नेटिक सर्क्यूट पे, और सारे फॉर्मूले का किस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा वो भी देखेंगे। तो सपोर्ट करते रहिए इस रिसेंट ट्रेंड सीरीज को, और जिन लोगों ने भी फुल कोर्स वगैरह नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरा सजेशन है, बहुत वंडरफुल तरीके से मैंने बता रखा है जी सेंटर एप्लीकेशन पे, वहां जाके परचेस करके आप पढ़ सकते हैं। 250 लेक्चर की सीरीज में लेक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर में मत जाइएगा, आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हमने नहीं बनाया साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर एंजॉय करिएगा। उसके डेमो लेक्चर्स आप यूट्यूब पे देखना, समझ में आए तो ही परचेस करना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन मैग्नेटिक सर्क्यूट। ओके, थैंक यू।